So this is lecture number 2 of the nitrogen family, and today we will have the discussion on the oxides of the family, oxides of the nitrogen family. ठीक है, तो उन पे हम आज डिस्कस करेंगे. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली होते क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ फैमिली, ऑक्साइड्स ऑफ फैमिली, ये देख लीजिए. आई विल बिगिन विद द नाइट्रोजन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन जो है हमारे पास. उसके बाद फॉस्फोर्स के उनके स्ट्रक्चर्स. देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी हैव the discussion on the preparation of the nitrogen and its reactions, and then finally the ammonia. ठीक है, तो let's have the discussion on the oxides of the nitrogen. देखिए, नाइट्रोजन जो है हमारे पास फॉलोइंग ऑक्साइड्स बनाता है. एक है N2O, this is one oxide. Another is NO, this is another oxide. Another is N2O3. Another is N2O4 and another is N2O5. ये हमारे पास ऑक्साइड, डिफरेंट ऑक्साइड्स. अब अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखेंगे तो इसमें आपको पता है कि -2 और +1 होगा. इसका होगा +2, इसका होगा +3, इसका होगा +4 और इसका है +5. ठीक है, इनमें से हमारे पास जो ये दो ऑक्साइड्स हैं, these two oxides, that's N2O and NO, they're actually neutral. These are neutral oxides. और हमारे पास जो ये तीन हैं, ये जनाब एसिडिक है. These are acidic oxides. Means आपको ऑलरेडी पता है कि एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ कंबाइन होके आपके एसिड्स यानी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बनाते होंगे. तो ये जनाब हमारे पास इनका नेचर है. और हमारे पास N2O5 का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, यानी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटलिक ऑक्साइड में ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो इसका मतलब है N2O5 फॉलोड बाय N2O4 एंड फॉलोड बाय N2O3. एसिडिक कैरेक्टर विल बी ऑफ द ऑर्डर एज. लेकिन अब हम करेंगे इनको अच्छे से स्टडी करने की कोशिश. मैं पहले उठाऊंगा N2O, उसके बाद NO और उसके बाद डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर्स, इनका हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं. तो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स. सो आप पहले ही नोट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. देख लीजिए, पहली बात अगर हम देखेंगे, सबसे पहला ऑक्साइड जो हमारे पास है दैट इज N2O. N2O को हम देखेंगे कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. हाउ कैन वी प्रिपेयर N2O? N2O को हम प्रिपेयर करते हैं अगर आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है. इफ यू हैव अमोनियम नाइट्रेट, और अगर हम इसको हीट करेंगे, इफ यू हीट दिस अमोनियम नाइट्रेट, यू विल गेट N2O plus H2O. अब ऑलरेडी आपने पढ़ा है, देखिए क्या होता है. अगर आप अमोनियम आयन को देखोगे तो नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +1 है. तो आपको पता है कि दिस अ कम प्रोपोर्शन रिएक्शन. ठीक है, इट्स अ कम प्रोपोर्शन रिएक्शन बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन प्रिपेयर व्हाट वी से एज एन N2O प्लस वाटर. ठीक है, तो आप यहां पे याद रखिए, आप अगर अमोनिया के साथ ऑक्सीडाइजिंग आयंस होंगे, इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग आयंस, which carry oxygen as well as their central atom is present at a higher oxidation state. तो हमारे पास देखिए क्या है, अमोनिया का नाइट्रोजन जो है उसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और NO3 का जो नाइट्रोजन है उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकर्स फ्रॉम हियर टू हियर. वाटर रिमेन्स एज इट. नाइट्रोजन एक लेता है, दूसरा देता है, तो उसकी वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस होती है. तो उससे N2O जो है हमारे पास प्रोड्यूस होता है. N2O जो हमारे पास है, मैं इस पर फिर से आऊंगा इस रिएक्शन पे, मतलब डिस्कशन वॉन्स आई विल प्रिपेयर N2, उसमें मैं इस पर फिर से आऊंगा. तो N2O जो है इट्स कॉल्ड एज लाफिंग गैस.
इसको हम जनाब बोलते हैं लाफिंग गैस, और इसको हम यूज करते हैं डेंटल एनेस्थीसिया जो है उसमें हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसको हायर कंसंट्रेशन इसमें यूज करेंगे तो उस टाइम पे जनाब डेथ होने का भी खतरा रहता है। ये बहुत सारे विपिड क्रीम्स में जो हम क्रीम्स यूज करते हैं उसमें ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इट्स कॉल्ड एज द लाफिंग गैस। नाउ द केस कम्स कि हाउ व्हाट्स देयर इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जनाब कैसे है देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो हमारे पास N जो है डबल बॉन्ड N है और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के साथ है। ऑक्सीजन जो हमारे पास है इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसका नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, यानी ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। इसको मैं दूसरे स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं ऐसे, तो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जो कि थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन विद अ लोन पेयर, एंड हियर इट विल बी 2 लोन पेयर्स एंड -1 चार्ज। तो अब आप बेटर देख सकते हो कि ये वाला जहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड, इन दो का जो हाइब्रिड है, यानी इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसे होगा N डबल बॉन्ड N देन इट्स सिंगल बॉन्ड O एंड आई विल प्लेस अ डैश लाइन हियर एंड आई विल प्लेस अ डैश लाइन हियर। तो यहाँ पे जो है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि मीन निकाल के देखिए यहाँ पे यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे है न्यूट्रल, तो एवरेज आएगा डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे है न्यूट्रल, यहाँ पे है नेगेटिव, तो एवरेज आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो ये जनाब है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड अटेन करता है, वाइल एज जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है दिस बॉन्ड, ये देख लीजिए, ये इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर व्हाट्स कॉल्ड एज ऑफ द N2O2. So N2O2 has actually, we are suggesting it to be the coordinate bond, but this coordinate bond has a double bond character here because of the lone pair जो है ना, lone pair ये पाई के साथ आपने थोड़ा पढ़ा होगा, ये lone pair पाई के साथ डीलोकलाइज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंजुगेशन, और कंजुगेशन की वजह से lone pair डीलोकलाइज करके दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो ये बनने के बाद इन दो का मैंने एवरेज निकाला। एवरेज का मतलब समझते हो, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ठीक है। एवरेज का मतलब है ना सिंगल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड, क्योंकि ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने पार्शियल दिखाया। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे जो 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स हैं, है ना। यहाँ पे कोई बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे एक और बॉन्ड होता है। मैंने इन दोनों का एवरेज कैसे निकाला, मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखाई, मीन्स कि ना ये है ना ये है, इन दोनों का एवरेज है। दैट्स द रियल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज N2O। तो हम ये बोलते हैं कि N2O जो है ये लाफिंग गैस है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजन जो होता है उसमें समहाउ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और उसके बाद इसको हम अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो उससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट्स द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज दिस। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑक्साइड जो हमारे पास है दैट्स लाइक दिस। The next one is what's called as NO, which is called as नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी न्यूट्रल है, मैंने आपको बोला कि ये न्यूट्रल होता है। तो अनदर वन इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को देख लीजिए जनाब, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, पहले इसका हम प्रिपरेशन देखेंगे, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, एक तरीका यह है कि आप N2 और O2 को, लाइटनिंग देखिए आपने, लाइटनिंग जब होती है अपर एटमॉस्फेयर पे, जब लाइटनिंग होती है ना उस टाइम पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो काफी इनर्ट होता है, क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, काफी ज्यादा एनर्जी लगती है इसको डिसोसिएट करने में। तो जब काफी ज्यादा जिस जगह पे काफी ज्यादा एनर्जी होती है उस जगह पे नाइट्रोजन जो है ये ब्रेक करेगा, और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके यहां पे आपको NO जो है वो मिल सकता है। तो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन होती है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। और याद रखिए जनाब, जो कार इंजन्स होते हैं ना, कार के इंजन्स जो होते हैं, वहां पे भी ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, क्योंकि जब एयर वहां पे एयर फिल्टर के थ्रू जाता है वहां पे,
तो वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे ये प्रोड्यूस हो सकता है और आपको जनाब यहाँ पे NO मिल सकता है विच इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक तरीका है इसको बनाने का। सो दिस रिएक्शन इज कैरीड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड ऑल दैट। अब दूसरी रिएक्शन हम इसको एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस आपने सुना होगा, हमारे पास NH3 है प्लस इसको मैं O2 के साथ कंबाइन करूंगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम, या प्लैटिनम कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लैटिनम कैटलिस्ट से क्या होता है कि इसको एनर्जी कम लगती है लेकिन ये काफी कॉस्टलियर होता है ना, क्योंकि प्लैटिनम का अगर आप देखोगे प्राइस वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये काफी कॉस्टलियर प्रोसेस होता है। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन को अगर हम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर जो है उसको कंबाइन करेंगे तो यहां से भी NO प्लस H2O मिलेगा, NO प्लस H2O। -3 है यहाँ पे, 0 है, आपको +2 -2 और बाकी जो है आपको -2 यहाँ पे आएगा। तो ये सिंपली एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिससे हम इसको बना सकते हैं, NO को बना सकते हैं। एक और प्रोसेस है कि अगर आप कॉपर को डाइल्यूट HNO3, जिसकी हमें रिएक्शंस इसके बाद पढ़नी है, डाइल्यूट HNO3 में डालेंगे तो यहां से कॉपर जो है ना इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो नाइट्रेट्स बनते हैं, तो आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, फिर NO मिलेगा, फिर H2O मिलेगा। तो अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हो जनरली तो आपको NO वहां से मिलता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है जिससे आप NO को बना सकते हो थ्रू द डिफरेंट व्हाट वी से मेथड्स। अब मसला यहां पे ये है कि NO का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हम लिखेंगे, पहले आप इसको उतार सकते हो। ठीक है, इसको आप पहले उतारिए, उसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट। ये देख लीजिए जनाब, अगर मैं NO का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, NO, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 5 है ना, ऑक्सीजन को 6। तो मैं ये ऐसे बनाऊंगा, 2, एक हो गया ये, 2 हो गया ये, और ये हो गया 6, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा N, डबल बॉन्ड O विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे मैं 2 पेयर और यहां पे रखूंगा ऐसे। तो ये जो मॉलिक्यूल है NO, ठीक है, अगर हम इसको VBT के हिसाब से देखेंगे तो इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये देख लीजिए, दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है, दिस इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। और दूसरी बात अगर हम इसको देखेंगे तो इसके भी कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं, N double bond O with 3 electrons here and a pair like this, I can show it like this। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां रेडिकल कैरेक्टर नाइट्रोजन के पास है ना अभी, यानी मैंने N को यहां ऐसे दिखाया, लेकिन ये रेडिकल कैरेक्टर ऑक्सीजन के पास भी हो सकता है। मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसने बॉन्ड बनाया तो रेडिकल कैरेक्टर ऑक्सीजन पे आ सकता है, समझ आ रही है? तो रेडिकल कैरेक्टर जो है ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ये डीलोकलाइज करेगा। तो बैटरीज हम इस मॉलिक्यूल NO को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एज वेल। कहते हैं कि जो NO में जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वाला, अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करोगे तो ये होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट्स एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है इजिली और आपको NO पॉजिटिव मिल सकता है, यानी ये इसमें इजिली कन्वर्ट हो सकता है। और NO पॉजिटिव आपको पता है इट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, CO के ये होता है, ठीक है। तो CO और NO जो है हमारे पास ये बराबर होते हैं, तो CO यू नो दैट इट्स वेरी वेरी स्टेबल, और इसमें हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो होता है CO का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, तो उस वजह से हमारे पास जो है ये प्रोसेस इजिली कैरी कर सकते हैं, यानी हम NO को इजिली आयोनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है दिस इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और उसकी वजह से ये निकल सकता है इजिली, और उसकी वजह से NO पॉजिटिव में हम इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो है हमारे पास यहां पे जो कि इसके रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि NO जो है, NO हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको
मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर भी 1932 में इसको बोला गया था। ये हमारे बहुत सारे जो न्यूरो ट्रांसमिशन हमारे बॉडी में होता है, बहुत सारी सिग्नल्स जो ब्रेन के थ्रू जाती हैं, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल इसका है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बैलेंस करता है। और ये भी बोला जाता है कि एनओ एंड इम्यून सिस्टम इज वेरी मच रिलेटेड। जितना आपकी बॉडी में एनओ ज्यादा रहेगा उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर रहेगा। ठीक है, तो आजकल जहां पे बोलते हैं कि जनाब इम्यूनिटी की बात होती है तो एनओ का भी उसमें काफी ज्यादा रोल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी आप लाइफ सेविंग ड्रग्स ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हो वो सारी की सारी डिकम्पोज होके फाइनली एनओ बनाती है। और ये देखा गया कि एनओ का हमारी ब्लड वेसल्स पे, हमारी मसल्स पे एक रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर या बाकी चीजें जो होती है उससे कम हो जाती है। समझ आ रही बात? तो एक सप्लीमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा यूज होता है, दैट्स कॉल्ड एज एल-अर्जिनिन। एक सप्लीमेंट है, लेकिन दैट्स नॉट एक्चुअली गिवन फॉर द फीमेल्स। मेल्स के लिए इनका रिकमेंडेशन होता है एल-अर्जिनिन। एक प्रोडक्ट आता है जिससे कि आप बॉडी में अपनी जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा सकते हो इफ यू हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसमें ये जो है दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर आवर लाइफ। And it has been also observed that it's the molecule which has been used in the memory cells, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली एक और रिसर्च हो रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एट द लोअर कंसंट्रेशन इज आल्सो यूज्ड एट द व्हाट वी से द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो लेटर ऑन जिस पे हम जो आप देख सकते हो कि अभी इस पे रिसर्च जो है वो चल रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द व्हाट वी से एज अ मॉलिक्यूल लाइक NO। सो इट्स अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज N2O3। N2O3। अब N2O3 जो है इसको हम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक दिस। वी कैन डायरेक्टली कंबाइन NO प्लस हम कंबाइन कर सकते हैं NO2। इस पर मैं बात करूंगा अभी। NO2 और NO को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये आपको जनाब N2O3 बनाएगा सिंपली। यहां पे इसके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इसके और इसके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आपको लेने हैं, इक्वी प्रपोर्शन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसके बाद आपको N2O3 जो है वो मिलेगा। और N2O3 जो है इसका जो स्ट्रक्चर है दैट आई विल राइट इट एज इट्स N देन इट्स डबल बॉन्ड O। वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज विद एन ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे यहां पॉजिटिव चार्ज होता है। देन देयर इज डबल बॉन्ड O एंड देन देयर इज लोन पेयर। यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल दैट। अब अगर आप इसको देखोगे तो इस वाले साइड से अगर आप देखोगे यहां पे रेजोनेंस होता है, क्योंकि यहां पे लोन पेयर विल बी इन कंजुगेशन विद दिस पाई, तो यहां पे डीलोकलाइजेशन फिनोमेना होता है। लेकिन ये वाला नाइट्रोजन जो होता है ये जो है इट्स नॉट इन्वॉल्वड इन द व्हाट वी से एज द डीलोकलाइजेशन। इस एंड पे अगर आप देखोगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इस एंड पे फुल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। और यहां पे देखा गया है कि ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा वीकर बॉन्ड होता है, तो उस वजह से इसका टेंडेंसी रहता है, यानी ये इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज N2O3 एंड N2O3 इज एक्चुअली it's an acidic oxide, that means it can combine with the water to produce the acid। ठीक है, तो this is the all about what we say as N2O3। आप इसको ड्रा कर सकते हो। The next one is N2O4। N2O4। अब N2O4 को जनाब आप देखिए, N2O4 को अगर आप देखेंगे, N2O4 is actually the combination of NO2 टू टाइम्स NO2 को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको जनाब यहां पे N2O4 मिलेगा। N2O4। अब मसला यहां पे यह है कि NO2 जो है वो कैसा है, क्योंकि उसी से तो वो N2O4 बनेगा। अगर आप NO2 को देखोगे तो NO2 का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है, यहां पे एक तो डबल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन की तरफ, और एक और इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे। ठीक है, अभी मैंने आपको NO का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें से एक को आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे जो बॉन्ड एंगल देखा गया है ये 134 के आसपास होता है, यानी ये थोड़ा बेंट मॉलिक्यूल होता है। इट्स जस्ट लाइक ए मॉलिक्यूल लाइक दिस, बेंट मॉलिक्यूल होता है ऐसे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड प्लस देयर इज द ऑड इलेक्ट्रॉन दैट्स प्रेजेंट है। अब जनाब इसको देख लीजिए, ये जो है हमारे पास,
ठीक है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। किस ऑर्बिटल में होता है जनाब? हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ यू विल से दैट व्हिच हाइब्रिड ऑर्बिटल? देख लीजिए, अगर आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन, और उसके सबस्टिट्यूएंट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी उसके सबस्टिट्यूएंट्स क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैं फिर से रिपीट करूं, अगर आपके पास एक सेंट्रल एटम है, उस पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसके सबस्टिट्यूएंट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो उस पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है दैट एक्चुअली इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आ रही बात? जैसे अगर आप मान लीजिए CH3 रेडिकल लेंगे, तो CH3 रेडिकल में क्या होता है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक सेंट्रल एटम लिया है और उस सेंट्रल एटम में आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस सेंट्रल एटम को अटैचमेंट है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे तो जनाब ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, मींस दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन अब फर्क है, अगर एक एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा बेंड करेगा। जैसे ऑलरेडी आपने एक मॉलिक्यूल पढ़ा है SnCl2, अब SnCl2 की वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी गेटिंग मोर एंड मोर रिड्यूस्ड, बिकॉज यहां पे एक पियर है, तो पियर की वजह से यहां पे बॉन्ड एंगल जो होता है 120 से काफी ज्यादा नीचे आता है, आपने पढ़ा है वेस्पर थ्योरी में। लेकिन यहां पे उतना बॉन्ड एंगल रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा रिपल्शंस नहीं होती है, तो उस वजह से यहां पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं करता है। एक बात तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दिस इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। और दूसरी बात है कि इसमें पैरामेट्रिक बिहेवियर भी होगा, ठीक है, इसमें पैरामेट्रिक बिहेवियर होता है, इसमें यूजुअली कलर भी जनरेट होता है। और एक और बात है, इसका डायमराइजेशन हो सकता है, यानी ये डायमराइज हो सकता है, और यही हमारे पास NO2 के दो यूनिट्स होते हैं, वो आपस में डायमराइज होके आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ना जो N2O4 है, तो ये असल में ऐसे होता है। N2O4 का स्ट्रक्चर जो है जनाब ये होता है N डबल बॉन्ड O, और यहां पे ऐसे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इसको हाइब्रिड आप बना सकते हो, यानी आप इसको डीलोकलाइज कर सकते हो, यहाँ ये यहाँ उतरेगा तो यहाँ पे आपको डीलोकलाइजेशन मिलेगी, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन मिलेगी। तो उस वजह से हमारे पास ये जो है थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन पे दो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये अनस्टेबल रहेगा। सो दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज N2O4, विच इज हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड व्हाट्स द स्ट्रक्चर एंड हाउ दी एक्चुअली इट्स अ डायमराइजेशन ऑफ NO2। तो उसकी वजह से R इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायमराइज होके उसको N2O4 में बना सकता है। अब एक और है दैट्स कॉल्ड एज N2O5, ठीक है। सो N2O5 का क्या स्ट्रक्चर है, आई विल हैव दैट। सो N2O3, ठीक है। तो ये है आपका डिस्कशन जनाब, आप ये उसको उतार सकते हो। उसके बाद हमारे पास N2O3 है लास्ट वाला, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिए। नाउ वी हैव अनदर वन दैट्स कॉल्ड एज N2O3, sorry N2O, what we says, we have discussed the N2O4, we have N2O5, ठीक है। N2O5 is actually it's an anhydride of nitric acid, यानी अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड है 2 टाइम्स, इसको अगर हम ट्रीट करेंगे P2O5 के साथ, P2O5 इज एक्चुअली डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहां पे वाटर बाहर निकलेगा -H2O, ठीक है, प्लस बनेगा N2O5, समझ आया? दिस कॉल्ड एज नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एंड इट्स एन अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, वी कैन से इट लाइक दिस। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर जनाब ऐसे होता है, N हमारे पास डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, उसके बाद O होता है, उसके बाद N होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जनाब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देख लीजिए, रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगी, यहाँ से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे फुल डीलोकलाइजेशन
N2O5 का फुल डीलोकलाइजेशन होता है। तो असल में एक ऑक्सीजन होता है जो ब्रिजिंग होता है। देख लीजिए अभी तक किसी एक सब में अगर आप देखोगे तो NN बॉन्ड्स होते थे। जैसे हमारे पास जितने भी अभी तक मैंने आपको बनाया कि N2O3 बनाया, उसके बाद N2O4 बनाया, उसके बाद N2O5 बनाया। N2O5 में खाली एक ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रिजिंग होता है बिटवीन द नाइट्रोजन्स। So this makes it different. So it's an anhydride of this, and the structure is as what we have discussed. Is it clear? So what we are coming across is that nitrogen जो हमारे पास है, it can form different oxides. It can form different oxides which have the which can be diamagnetic, and this will be the diamagnetic. ठीक है, जिनमें unpaired electrons नहीं होते हैं वो diamagnetic होते हैं, जिनमें unpaired electrons होते हैं वो paramagnetic होते हैं, ranging from the neutral to what we say as an acidic, depending upon the oxidation states, and we have the different methods by means of which we are preparing them. So another one is that we will have the discussion on what's called as the phosphorus and its oxides. ठीक है, so let's have a discussion on the phosphorus and its oxides. तो अब हम जनाब डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, ठीक है, ये देख लीजिए। पहली बात है, अगर हम थोड़ा P4 को देखेंगे, P4 जिसको हम फॉस्फोरस बोलते हैं। फॉस्फोरस मेनली प्रेजेंट होता है एज जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, P4। अब P4 जो है फॉस्फोरस में एलोट्रॉपी भी आता है, इसमें ये एग्जिबिट अपने आप को एलोट्रॉप्स में करता है, तो इट शोज एलोट्रॉपी। ठीक है, यानी बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होता है लेकिन फॉस्फोरस ही होता है। अब इस एलोट्रॉपी की वजह से हमारे पास जो है 3 टाइप्स है फॉस्फोरस के। एक्चुअली मैं यहां से आपको थोड़ा इंक्लूजन देता हूं कि P4 यूनिट्स क्या होते हैं। हमारे पास एक तो है व्हाइट फॉस्फोरस, वी हैव व्हाइट फॉस्फोरस, वी हैव रेड फॉस्फोरस, एंड वी हैव वन मोर दैट्स कॉल्ड एज द ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, ये 3 टाइप्स हमारे पास फॉस्फोरस है जिसमें कि फॉस्फोरस एग्जिबिट करता है अपने आप को, और ये तीनों फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, यानी आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऑक्साइड्स को भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है इसके P4 के जिसमें एग्जिबिट अपने आप को करता है, वो पहले मैं वो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बाकी चीजें दिखाऊंगा। अब यहां पे देख लीजिए हमारे पास जो होता है व्हाइट फॉस्फोरस जो कि एलोट्रॉप है किसका, फॉस्फोरस का, उसके बाद रेड और उसके बाद ब्लैक। इनमें डिफरेंस इन बॉन्डिंग पैटर्न है। जैसे हमारे पास अगर हम देखेंगे व्हाइट फॉस्फोरस, तो व्हाइट फॉस्फोरस ऐसे होता है जनाब, फॉस्फोरस के यूनिट्स होते हैं ऐसे, ये हमारे पास होता है। और अगर हम इसको देखेंगे, ये है जनाब स्ट्रक्चर, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो आप खुद देख सकते हो कि टाइप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये फॉस्फोरस इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ और इसके साथ। यहां पे जो थीटा होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। फॉस्फोरस एटम्स के बीच में जो थीटा होता है दैट 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आप सिंपली जो है वो ड्रैगोस रूल यूज कर सकते हो, और ड्रैगोस रूल के हिसाब से आप खुद देखोगे कि जितना एंगल कम, जितना शॉर्टर एंगल होगा। अब कम एंगल की वजह से कौन सा कैरेक्टर होगा, पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर की वजह से रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, है ना। तो ऑलरेडी हमने इसका हाइड्रोलिसिस भी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा P4 को क्या होता है अल्कलाइन मीडियम में, तो मैंने आपको इसका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी पढ़ा है, याद है आपको। तो खैर यहां पे जो थीटा होता है वो 60 डिग्री होता है, उसकी वजह से रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से, यानी यहां पे एंगल कम होने की वजह से, एंगल जहां पे कम है वहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा है, पी कैरेक्टर जहां पे ज्यादा है तो वहां पे क्या होता है, इसका बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉस्फोरस है हमारे पास, ठीक है। ये वैक्सी टाइप होता है, यानी इसका जो होता है ये वैक्सी टाइप होता है, वैक्सी सॉलिड होता है। और एक और बात हमारे पास जो होता है, ये काफी थर्मोडायनेमिकली इट्स वेरी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है जनाब। और हमारे पास जो है ये यानी व्हाइट फॉस्फोरस जो है, इसमें जनाब जो वाटर में तो ये इनसॉल्युबल होता है, ये दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये पानी के नीचे ही इसको रखा जाता है।
लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है। दिस इज सॉल्युबल इन व्हाट? कार्बन डाइसल्फाइड। समझ आ रही बात? तो वैक्सी सॉलिड है, अनस्टेबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसका जो डेंसिटी होता है वो स्लाइटली कम होता है। ये यूजुअली बाकी से जो होता है लेस डेंस होता है। दिस इज लेस डेंस। तो ये डेंसिटी क्यों इसमें कम होती है? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल ये यूनिट्स होते हैं, यानी अलग अलग जो P4 यूनिट्स होते हैं, P4 यूनिट्स का एक पैटर्न होता है, तो उसी वजह से जो है व्हाइट फॉस्फोरस बनता है। और ये इजीली अगर हम इसको मतलब एयर में रखेंगे तो एयर में रखने के बाद अगर हम इसको ऑक्सीजन डालेंगे तो इजीली ये जो है या तो ये हमारे पास P4O6 में कन्वर्ट होता है अगर आप थोड़ा कम देंगे, या P4O10 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि ऑक्साइड्स होते हैं फॉस्फोरस के मेनली। मैंने इससे पहले भी इसका डिस्कशन किया है जब मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं फिर से आपको P4O6 और P4O10 का जो है स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो ये है एक जनाब जिसको हम बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, जो कि काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द लेसर एंगल दैट्स प्रेजेंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होंगे, तो उस वजह से भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स काफी क्लोजर होती है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो दिस व्हाइट फॉस्फोरस दैट्स देयर, यू कैन हैव दिस। ठीक है, ये है जनाब। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज द रेड फॉस्फोरस। इसका डिस्प्रपोर्शन पढ़िएगा जनाब घर पे, मैंने आपको दिखाया उस टाइम पे हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म में। तो इसका हमारे पास एक और है, दैट्स कॉल्ड एज द रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस। अब अगर आप रेड फॉस्फोरस को देखोगे तो समहाउ जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे P, उसके बाद P, उसके बाद P और उसके बाद ऐसे, उसके बाद P, P, P और P और ऐसे। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड ये दूसरे यूनिट के साथ हो गया, तो जाहिर सी बात है आप खुद ही देख सकते हो। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस कितनी है। There's a difference like this we have। ये देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड, तो उसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होंगे ना वो कम हो जाएंगे ना। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एक बॉन्ड जो है ना ये दूसरे यूनिट के साथ हो गया। और अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाला इसके साथ, तो यहां पे असल में जो होती है 4 मेंबर्ड रिंग्स होती है, वही कनेक्टेड होती है, उसी का स्ट्रक्चर बनता है असल में। ठीक है हमारे, तो यहां पे ये जो है स्ट्रेन कम रहेगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा ब्रिटल टाइप होता है। दिस इज ब्रिटल टाइप, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे पास होता है लेस रिएक्टिव होता है, ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। दिस इज लेस रिएक्टिव। नंबर 3, अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो होता है ये पानी में और कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों में इनसॉल्युबल होता है। दिस इज इनसॉल्युबल इन बोथ। और चौथा पॉइंट जो है इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में डेंसिटी इज मोर in comparison with the white phosphorus. So this is what's called as the red phosphorus, which is less reactive as compared to the white phosphorus, and these are the actually units, connecting units। 4 membered rings का connection होता है, उसकी वजह से बनता है क्या? red phosphorus। Is it clear? वो समझ आई? Now you can have a difference। ठीक है, that one is waxy, this is brittle। That one is more reactive, this is less reactive। That one is insoluble in water and soluble in CS2, but this is insoluble in both। That one is less dense, this is what we say is a more dense। Is it clear? बात समझ में आई? ठीक है, अब एक और हमारे पास है, that's called as the black phosphorus। So let's have a discussion on the black phosphorus। सबसे स्टेबल फॉर्म जो है फॉस्फोरस का, that's called as the black phosphorus। अब ब्लैक फॉस्फोरस को देखिए कैसे होता है। ब्लैक फॉस्फोरस जो है सबसे स्टेबल फॉर्म होता है और ऐसा ब्लैक फॉस्फोरस देखिए क्या होता है। ब्लैक फॉस्फोरस एक्चुअली रिंग्स, एक्चुअली देयर आर
द रिंग्स लाइक दिस। ये देख लीजिए मैंने एक रिंग बनाई यहां पे, 6 मेंबर्ड रिंग है ना, है कि नहीं? कौन सा फॉर्म बनाया? चेयर, चेयर, ये चेयर फॉर्म होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, देन यू गो लाइक दिस, ठीक है। तो जनाब अब यहां पे क्या होता है कि फॉस्फोर्स होता है, इस पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रिंग होती है, यानी ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ना, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग्स। मगर आप यहां पे ये नहीं याद रखिए कि ग्रेफाइट का भी 6 मेंबर्ड रिंग होता है। यहां पे द डिफरेंस इज कि यहां पे जो होती है, यहां पे डबल बॉन्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो बेंजीन रिंग्स होती है। तो यहां पे 6 मेंबर्ड रिंग्स जो होती है, 6 मेंबर्ड रिंग्स का कनेक्शन होता है ब्लैक फॉस्फोरस, और उसकी वजह से काफी ज्यादा स्टेबल आती है, क्योंकि ब्लैक फॉस्फोरस में जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है ना, इसमें स्ट्रेन काफी कम होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बॉन्ड्स जो होता है उनमें s करेक्टर ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली जो है ये स्टेबल फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेन विट्रेन या लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस का जो कंटेंट होता है वो काफी कम होता है। तो सो इट्स कंटिन्यूअसली द व्हाट वी से द कनेक्शन ऑफ द 6 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है, which are there which form the black phosphorus. Now we can have the interconversions of these also. हम इसके interconversions को भी हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस अगर आपके पास है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू रेड फॉस्फोरस, रेड पी। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 500 केल्विन्स की जरूरत पड़ती है, जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज दैट विल हैव द रिजल्टिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि P4O6 या P4O10 बन सकता है। इसी तरह अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को 500 केल्विन्स और 1200 एटमॉस्फेयर्स पे लेंगे तो हमें जनाब बनेगा ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म ये है, ठीक है, और इंटरमीडिएट फॉर्म हमारे पास ये है। इज इट क्लियर? सो इन सब में फॉस्फोरस होता है। अब हम इसके आएंगे ऑक्साइड्स पे, इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइड्स इज, ठीक है। फॉस्फोरस को अगर आप देखोगे तो मेनली 2 ऑक्साइड्स बनाता है, वन इज P4O6 and another one is P4O10. So we have 2 types of the oxides. One is P4O6 and another is P4O10. थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे हैं, पहले मैं इसका दिखाऊंगा और फिर उसके बाद इसका, ठीक है। तो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, आपको पता हुआ। तो मैं थोड़ा जनाब आपको जो है थोड़ा ऐसे, हमारे पास P देन इट्स O, मैं पहले यहां पे रिंग बनाऊंगा 6 मेंबर्ड, उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर, द बेटर वे इज टू ड्रॉ द 6 मेंबर्ड रिंग। पहले ये जनाब हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, आपने ड्रा की है। उसके बाद आप यहां पे फॉस्फोरस को डाल सकते हो, उसके बाद ऑल्टरनेट ऑक्सीजन कीजिए, ये फॉस्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस है, ये ऑक्सीजन, समझ आई बात। और उसके बाद एक और ऑक्सीजन यहां पे, एक और ऑक्सीजन यहां पे, एक और ऑक्सीजन यहां पे, और उसके बाद P को यहां पे डिनोट कीजिए ऐसे। तो ये जनाब हो गया स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज किसका, दैट्स P4O6 का, ठीक है। तो नीचे जो बेस होती है वो 6 मेंबर्ड होती है, और उसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्सीजन्स होते हैं जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास जनाब इसका स्ट्रक्चर, समझ आ रही बात। अब अगर आपको डिफरेंट फॉर्म्स बनाने होंगे इसके, जैसे नाउ इफ यू हैव टू मेक द P4O10, P4O10 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो रिमेनिंग ऑक्सीजन्स हैं इस पे आप डबल बॉन्ड दे सकते हो ऐसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे और डबल बॉन्ड यहां पे। तो ये हो गया जनाब P4O10। अब उसके बाद आप डिफरेंट बना सकते हो, P4O7 भी बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप याद रखें यहाँ पे जो PO बॉन्ड होता है ना, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है। पहले फॉस्फोरस देता है ऑक्सीजन को,
उसके बाद ऑक्सीजन से वापस आता है, तो ये बॉन्ड ऐसे होता है, तो इट्स अ पीओ बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। तो हर किसी जगह पे ऐसे ही बॉन्ड जो होता है, असल में ये बॉन्ड होता है ऐसे PO, then it's back to O to P. So this is the back bonding. So PO bond is very strong because of the phenomena of what's called as the back donation that's happening in the different molecules of what's called as the phosphorus. Is it clear? So these are the structures